प्रिया, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जल्दी से आपके पास आता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे बताइए सामाजिक समीकरणों को लेकर के क्या स्थिति वहां बनती नजर आई है? कुशवाहा ब्राह्मण वोट और साथ ही साथ ओबीसी का जो वोट बैंक है उसका पैटर्न किस तरह का दिखा है? और जैसे कि रवि बता रहे हैं कि इस बार कंसोलिडेटेड वोटिंग शायद नहीं हुई है, किसको फायदा होगा सर, बीजेपी को या कांग्रेस को इसका? अभिलाष जी, आपने दोनों क्वेश्चन, एक तो आपने कंट्राडिक्टरी जो जवाब था हितेश जी का उस पर, और दूसरा आपके रिपोर्टर ने जो जानकारी दी और आपने उस पर उसका जो क्वेश्चन किया, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। देखिए दोनों, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आपने एक चीज कही कि एक तरफ वो अवधेश जी को ये कहते हैं कि वो नैसर्गिक या नेचुरल कैंडिडेट थे। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्या नरोत्तम मिश्रा उनसे कम नैसर्गिक थे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में है, ना केवल बीजेपी में, कांग्रेस में, बल्कि बीजेपी में। मुझे लगता है कि बीजेपी में ज्यादा, कांग्रेस में कम। अब आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल रीजन वो क्षेत्र है जहां पर जाति आधारित राजनीति हावी रही है, चाहे वो इलेक्शंस रहे हों या फिर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन किसी मेजर पॉलिटिकल आउटफिट के द्वारा लिया गया हो। यहां पर आपने एक अच्छा कहा कि जो आपके रिपोर्टर की, मैं उससे भी बहुत प्रभावित हूं कि उन्होंने कहा, देखिए जो वहां कुशवाहा समाज है, यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है और दलित, इन चार का वोट मोस्टली 80% एक साइड जाता रहा है और उसका फायदा जिस पार्टी की तरफ गया उसको फायदा मिला, या जिस एक की तरफ गया तो दूसरी किसी पार्टी को, सेम आइडियोलॉजी वाली का यानी लाइक माइंडेड पार्टी को नुकसान हुआ। तो कहा यह जा सकता है यहां पर, इसके कारण कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां चुनाव भी जीते। तो कहा यह जा सकता है कि जो दावे इस बार दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए जा रहे थे कि उनको इस जाति का या उस जाति का या उस जाति का वोट मिलेगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक प्रयास किया कि देश के बड़े लीडर, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, देश के बड़े लीडर, स्टेट के बड़े लीडर या फिर लोकल वो लीडर जिनका इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर उनके कम्युनिटी में है, उनको वहां पर उतारा। लेकिन इस बार आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, 1984 में जब इंदिरा जी का एरा था, उस समय इंदिरा जी के एरा के समय में जब 77 में इंदिरा जी हार गई, तो एक नया एक मूवमेंट लाना था देश के अंदर। तो उस समय उसी समय कांग्रेस के एक कवि थे, उनका मैं नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको याद होगा, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में उस चीज को, यानी जो कास्ट इक्वेशंस की बात करते हैं, उसको ब्रीज करने के लिए डिकेड्स लॉन्ग अपने स्लोगन को रिवाइव किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस कम्युनिटी के व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया, उनका मेजर वोटर वहां पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने जातियां बताई या जो कम्युनिटीज बताई जिनमें अच्छा वोट बैंक वहां पर है, उन पर बीजेपी का फोकस रहा। लेकिन कांग्रेस ने एक ये नारा दिया, इस नारे ने कहीं ना कहीं जो हालात पैदा हो गए वहां, चाहे वो अवधेश नायक की, मैं मान के चलता हूं अवधेश नायक के समर्थकों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसका परसेंटेज 20 होगा। लेकिन नरोत्तम के लोगों की नाराजगी का परसेंटेज, यानी टोटल नाराजगी का परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, नाराजगी पर बात करें तो 80% होगा जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि नरोत्तम की नाराजगी अगर बावजूद उनके बड़े प्रयासों के बाद उनके कार्यकर्ताओं में बनी रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का जो वजूद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है, वो ना केवल ब्राह्मण वोटर्स पर रहा, बल्कि मैं ये मान के चलता हूं उनका हर कम्युनिटी में प्रभाव था। और उनके जो कार्यकर्ता थे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो उनसे पर्सनली कनेक्ट रहे, क्योंकि इसी कारण से आपने एक मेजर चीज देखी, लगभग 10,000 लोगों ने, चाहे हाईवे ब्लॉक किया हो, स्ट्रीट ब्लॉक की हो, या फिर मास लेवल पे रेजिग्नेशन आया हो। ये देश में पहली बार आपको भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो नई बनी है उसमें ये देखने को मिला हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये जाहिर सी बात है कि दतिया उपचुनाव जो है बेहद दिलचस्प है, और आने वाले सियासत जो है देश की, या जो चुनाव होने हैं प्रदेश के खासतौर से, उसकी कहीं ना कहीं झलक दिखा के जाएगा 2028 के चुनाव की, ये मानकर चलिए। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनके साथ मैं मुखातिब हो जाता हूं। दिनेश जी, नरोत्तम मिश्रा की
शान जो है वो दांव पर रही थी वहां, और कांग्रेस ने चमत्कार की फिर से उम्मीद करके लगातार कैंपेन किया। आज वोटिंग हो गई है करीब करीब 6 से 7%। अभी अभी मोटा मोटा अनुमान है, वो कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। पिछली दफे 80 के आसपास था, इस बार 74 के आसपास जाता दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं सर पूरे वोटिंग पैटर्न को, और किसको फायदा दिख रहा है आपको, किसको नुकसान दिख रहा है? देखिए, यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो हम ये मानेंगे कि नॉर्मल वोटिंग परसेंट है। यदि आप 2023 का वोटिंग परसेंट छोड़ देंगे तो बाकी भी जो है 73, 74, 75 के आसपास ये परसेंटेज रहता है जी। जो 23 का वोटिंग परसेंट था वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नाराजगी का वोट था कि लोगों ने जो है नाराजगी में वोट दिया, और उसका नतीजा हमने देखा कि लाडली बहना के बावजूद, सब कुछ के बावजूद नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। तो अब यदि पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा या कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो नरोत्तम मिश्रा का पर्सनल सपोर्टर है उसका रोल क्या रहा और उसने वोट किस तरफ किया होगा, ये जो है इस पर पूरा चुनाव टिका हुआ है। क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो तो उनको तो कोई समस्या नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो तो अपनी पार्टी को ही वोट करते हैं। लेकिन जो पर्सनल फॉलोअर होता है, जो पार्टी से नहीं होता, उसको लेकर ज़्यादा लोगों का जो है अनुमान है कि वो शायद खिलाफ होगा। क्योंकि नाराजगी उसी की थी, हाईवे उसी ने जाम किया, वो उसका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। पोलिंग स्टेशन पर नरोत्तम मिश्रा अपने लोग बैठाते थे, उसमें भी पार्टी के लोग नहीं होते थे। तो जो कैंप बंद है भाई जी, बोलिए सर। तो वो जो उनकी जो स्थिति है वहाँ नरोत्तम मिश्रा जी वाला, वो एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ घनश्याम सिंह से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एंगल है नरोत्तम मिश्रा के आंसू, या उनका जो जिस तरह से पार्टी ने एक इस उपचुनाव में अपने आप को अलग किया, तो वो एक लोगों के लिए वहाँ कहीं ना कहीं एक नाराजगी का सबब बन रहा है। आशुतोष तिवारी के लिए वो चुनौती बन रहा है कि वो कैसे उन लोगों को मनाए। आशुतोष तिवारी का खुद भी उतना कनेक्ट दतिया में नहीं रहा, अन्यथा आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन वहाँ जमा रहा। इसके बावजूद वहाँ नॉर्मल इलेक्शन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत वहाँ दिखाई, कोई गुटबाजी नहीं दिखी, किसी तरह की चीजें नहीं दिखी। वो अवधेश नायक का एक इंसिडेंट है। अवधेश नायक तो मूलतः आप देखिए ना आए भी तो भारतीय जनता पार्टी से थे ना, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस पर वो नाराज थे। तो वो कितना इफेक्ट वो डालेंगे, क्योंकि वहाँ नरोत्तम मिश्रा यदि चुनाव जो है वहाँ उन्होंने कितना भी प्रचार किया है, वो कितना मैसेज दे पाए, कितनी नाराजगी दूर कर पाए, ये उस पर डिपेंड ज्यादा करता है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। उनका भी स्वागत कर लेता हूं। पिरोनिया जी, बीजेपी तो 20-25 हजार मतों से जीतने का दावा कर ही रही है, और अभी 2-3 दिन तक आप ये दावा और कर सकते हैं, 3 तारीख तक। लेकिन मुझे अब वास्तविक स्थिति बताइए। आप तो जमीनी नेता, आपको सब अंदर की खबर रहती है, मीडिया को आप बताते नहीं है कुछ। अब तो बता दीजिए, अब 3 दिन नहीं बचे, अब तो वोटिंग हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बताइए, अगर जीतेंगे भी तो मार्जिन इतना नहीं होने जा रहा है, ये तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, बहुत नेक टू नेक फाइट है। और पहले दिन से 20-25 पे आप बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं। कुछ इसको इम्प्रोवाइज कर लीजिए, थोड़ा कम ज्यादा कर लीजिए, ठीक ठीक लगा लीजिए सर, जिसको कहते हैं अपनी चालू भाषा में। देखिए, जीत तो जीत होती है। हाँ बिल्कुल, जीत तो जीत होती है, और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये भी सुनिश्चित है। और इसलिए आदरणीय अभी दिनेश जी भाई साहब बता रहे थे कि वहां पर जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी और उनका जो अपना जो उनका व्यक्तिगत सपोर्टर है, मैं समझता हूं नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार और पुराने अनुभवी और कहीं ना कहीं संगठन के प्रति ध्येयनिष्ठ है। और संगठन के प्रति ध्येयनिष्ठ होने के नाते वो अपने किसी भी कार्यकर्ता को, मैं समझता हूं, पटरी से बाहर नहीं जाने दिया होगा। और उन्होंने सब एक एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है, सबने देखा है, और उन्होंने सबको लगा करके भारतीय जनता पार्टी पुनः दतिया में कैसे विजयी हो, इस हेतु उनका सब तरफ से उनका प्रयास रहे, काम भी किया, सब देखा भी सब लोगों ने। दूसरा रही इतनी सी बात है वो आंसू को लेकर के जिस प्रकार का बात है, मैं हमेशा कहता हूं उनका एक एक गिरा हुआ आंसू
कई कई कमल के फूल खिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। और आप देखेंगे कि जब सर वो आंसू मुखपेटियां कांग्रेस की वजह से खुलेंगी- थोड़ी गिरा था, वो कमल का फूल कैसे खिलाएगा? वो कांग्रेस की वजह से थोड़ी गिरा था आंसू, या कांग्रेस का कोई कांग्रेस ने उसके ऊपर उनके ऊपर कोई केस कर दिया था या कोई उनके खिलाफ गलत कर दिया था? वो आंसू तो अपनों के दिए हुए जख्मों की वजह से गिरा था सर। उससे मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे मैं- बीजेपी मैं को वही फायदा तो कह होगा। रहा- मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या है, ये कांग्रेस ने कैसे सिद्ध कर लिया कि वो आंसू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले हैं? हो सकता है परिवार में बैठ करके सुख दुख की जब बात करते हैं तो इस प्रकार का भाव भी क्षण आता है। देखिए, मैंने कहा ना, 2018 में मैं भी जीता हुआ विधायक था, मुझे भी टिकट पार्टी ने नहीं दिया था, और इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम पार्टी से गद्दारी करने वाले हैं। ठीक है। हमने कहा ना, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता के होने के नाते जैसा पार्टी निर्णय करती है वो सिरोधार्य रहता है, ठीक। और सिरोधार्य रहने के नाते हम कभी पार्टी के विपरीत नहीं जाते। कांग्रेस में इस प्रकार की परंपरा होगी, लेकिन आपने देखा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी निष्ठा के साथ लगे थे, घर घर गए, बिल्कुल हर प्रकार से उन्होंने, जितनी वो स्वयं के चुनाव में मेहनत करते हैं उससे दुगनी उन्होंने मेहनत की। और मैंने कहा ना कि हम विकास के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी है, हमने जितने काम किए हैं, और वहां की जनता भी ये अच्छे से जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और जो प्रत्याशी हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे वो सरकार का कहीं ना कहीं हम सबको लाभ मिलने वाला है। 2-2.5 साल की सरकार में 2-2.5 साल के कांग्रेस के प्रत्याशी को भी सबने देखा है कि वो कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, तो वो इस प्रकार का भाव वहां का मतदाता धोने वाला है, ठीक और है। कमल का फूल वहां खिलेगा, और विकास के पहिए का जो चक्र रुका हुआ था उसको पुनः ठीक। स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, मेरे साथ जसवीर गुर्जर साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस से वरिष्ठ नेता। जसवीर जी, स्वागत करता हूं आपका। जसवीर जी, मुझे जल्दी से 2-3 फैक्टर बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि दतिया की जनता ने कांग्रेस को वोट किया है। अगर मैं वोटर होता तो मेरे दिमाग में यह आता है कि भाई अगर मैं कांग्रेस को वोट करूंगा तो जो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी काम तो होने नहीं देगी, विकास तो होने नहीं देगी, और मैं अगर काम चाहता हूं, विकास चाहता हूं, तो मेरे मन में चाहते ना चाहते हुए ये बात आएगी। दूसरा यह है कि वोट दिया था राजेंद्र भारती जी को ही जिताया था, वो बचा नहीं पाए, किस वजह से, उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं। तो एक तरह से जो जनादेश था उसको आप बचाकर नहीं रख पा रहे हैं, बार बार ये दिख रहा है। कमलनाथ जी की सरकार चली जाती है, राजेंद्र भारती जी की विधायकी चली जाती है, तो क्या वजह हो कि आपको लगता है कि वोटर्स ने वोट किया कांग्रेस को? देखिए, दतिया में मैं खुद 20 से 22 दिन वहां रहा हूँ जी, और मैंने पोलिंग स्तर तक जाकर काम किया और देखा है दतिया की जनता जिस तरह के विकास के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास किया है, तो मुझे तो वहाँ कहीं विकास देखने को नहीं मिला। और जनता दतिया की अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ सिर्फ नाम विकास है, बाकी काम कुछ नहीं हुआ है। हवाई बातें बहुत थी, पब्लिक के दिमाग में था, और एक जो बहका वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने वहां के वोटरों के अंदर बना रखा था, उस बहके वातावरण से बाहर निकलने के लिए, दतिया को भयमुक्त बनाने के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। 2023 में भी यही बिंदु थे जिन कारण से भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस को जिताने का काम किया था, और 2026 के इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दतिया ने एकजुट होकर वोटिंग की है। और जनता के दिमाग में सीधा सीधा फैक्टर ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था या जो बातें वहां की गई थी वो धरातल पर बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें थी। कितने वोट से जीत रहे हैं आप, क्या लग रहा है जसवीर गुर्जर जी? हम 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे, ये निश्चित है। और ये मैं नहीं कहता, ये दतिया की जनता जनता बोल रही है, और एक एक व्यक्ति से आप पूछिए जाकर, दतिया की जनता खड़े होकर रोड पे चिल्लाने का काम कर रही है कि कांग्रेस, आज वोटिंग खत्म हुई है, रेट तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन दतिया की जनता ने रेट आज ही दे दिया है, और आज से ही लोगों कहना चालू हो गया कि कांग्रेस बड़े बहुमत से जीत रहे। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी में हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? नरोत्तम मिश्रा के सर, जिनके लोगों ने कथित बगावत कर दी थी, या प्रदेश अध्यक्ष और सीधे तौर पर मैं कहूं तो प्रदेश के मुखिया के ऊपर, क्योंकि टिकट उनसे पूछकर दिया गया होगा, टिकट उनसे पूछकर कटा होगा, यह मान के रखा जा सकता है, 2 बड़े लीडर हैं, तो किसको नुकसान होगा? और अगर उल्टा होता है तो क्या जीतू पटवारी के ऊपर अब बड़ा एक्शन होगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत दबाव में है वो, उनको वरिष्ठ नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो किससे नुकसान होगा अगर हारते हैं बड़े नेता? तो देखिए, पहले जी अभिलाष जी, पहले तो आप ये देखिए कि यदि दतिया हार जाते हैं तो विजयपुर के बाद ये लगातार दूसरी हार होगी।
जो भारतीय जनता पार्टी को इसका सामना करना पड़ेगा। और जो मौजूदा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उसके लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होंगे। हेमंत खंडेलवाल जी का तो पहला चुनाव है जी। उनकी जो संगठनात्मक क्षमता है उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, जबकि उन्होंने बहुत टाइम लिया। सब बहुत दतिया में अब देखना है पूरे समय वो वहाँ मौजूद रहे, महेंद्र सिंह जी भी वहाँ मौजूद रहे, पूरा संगठन उन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया। इसके बावजूद यदि वहाँ नाराजगी थी तो इसका मतलब ये है कि संगठन टिकट देने से पूर्व चीजों का अनुमान नहीं लगा पाया था। तो जब आप एक इलेक्शन में एक अनुमान नहीं लगा सकते तो फिर 230 सीटों पर आप क्या करेंगे जब ये चुनाव होगा। तो पहला तो वही होगा। भले ही संगठन ये कोशिश करे कि साहब नरोत्तम मिश्रा जी के कारण हार गए, तो फिर नरोत्तम मिश्रा की लीडरशिप को एक्सेप्ट करिए आप कि उन्होंने गलत डिसीजन हुआ। यदि नरोत्तम मिश्रा के कारण हार गए, नरोत्तम मिश्रा यदि हरा सकते हैं तो फिर उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये सब संगठन पर सवाल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अपनी जीत संगठन की मानती है तो उसे इस हार को भी अपने संगठन की हार के तौर पर ही लेना पड़ेगा। जहाँ तक आप देखिए कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस में जीतू पटवारी के लिए एक चैलेंज तो है ये चुनाव। उन्होंने पूरी वहाँ मेहनत की, सारे नेताओं को लाने की कोशिश की। तब भी देखिए एक जो जनरेशन गैप है कांग्रेस के भीतर, जो संवाद की जो कमी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हमने देखा था ना कि उज्जैन का जो मामला था जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने जीतू पटवारी के आरोपों का जिस तरह से खंडन किया था, सरकार पर लगे आरोपों का, तो एक डिस्टेंस तो है, एक खिंचाव तो है। तो उसका जो है कहीं ना कहीं जो नुकसान है यदि कांग्रेस हार जाती है वहां, तो जीतू पटवारी को उठाना पड़ेगा। कहा जाएगा कि साहब ये सबको साथ लेकर नहीं चल पाते, इतनी अनुकूल परिस्थितियां थी, जिसके बावजूद चुनाव हार गए। तो सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा सवाल तो उन पर खड़े होंगे। और फिर वही है कि पार्टी के 28 में उनके साथ जाना चाहेगी, इस तरह की लीडरशिप को आगे ले जाना चाहेगी, तो उनको भी जो है एक रिस्क तो है। ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब घनश्याम फिरोनिया जी। घनश्याम जी देखिए, अगर पार्टी जीतती है तो जाहिर सी बात है कि संगठन और तमाम चीजें होंगी, लेकिन अगर पार्टी नरोत्तम मिश्रा को टिकट काट करके जीत जाती है तो इससे नरोत्तम मिश्रा की जो बनी हुई एक छवि थी उसको बड़ा डेंट होगा कि दतिया में आपके रहते हम जीत नहीं पाए और आपको हटाया तो हम जीत करके ले आए। तो नरोत्तम मिश्रा के लिए ये थिंग बहुत, मुझे लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि वो जीतें। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, प्रैक्टिकली बात करूं तो इसलिए क्या ये खतरा है कि नरोत्तम मिश्रा भले ही पार्टी के साथ रहे हों लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो नहीं आ पाए? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा ना कि नरोत्तम मिश्रा जी ये संगठन व्यक्ति हैं। संगठन को सर्वोपरि वो मानते हैं और सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अभी मैं आदरणीय दिनेश जी को सुन रहा था, दिनेश जी ने दो बातें कही कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट पार्टी ने नहीं दिया है और पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए था। देखिए, मैंने निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय रहता है जी, और सामूहिक निर्णय होने के बाद में जो निर्णय होता है उसको सर्वोपरि माना जाता है, मानना चाहिए कार्यकर्ता होने के नाते। और इसलिए ये कहना कि साहब अभी कि उनको टिकट मिलता तो जीतते, मुझे भी टिकट मिला था 23 में, मैं भी हार गया था। नरोत्तम मिश्रा जी को भी 23 में टिकट मिला था, वो भी हार गए थे। अब पार्टी ने तय किया, वो हम सब मानते हैं उसको। इसलिए व्यक्ति हमारे यहाँ बड़ा नहीं रहता है, संगठन सर्वोपरि रहता है। और इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने जो उनके स्वयं के सपोर्टर हैं वो भी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको उन्होंने लगाया है और सब लोगों ने मिलकर के आशुतोष तिवारी जो कमल का फूल हमारा रहता है उसको कैसे जिताएं, इस हेतु सब लोगों ने काम किया है। दूसरी रही बात, कांग्रेस के हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने घूमे हैं, देखा है, कहीं विकास नहीं हुआ है। भाई देखिए क्या है, आप अपना चश्मा उतार करके देखते तो आपको दिखता कि दतिया की सड़कें पहले कैसी थी अब कैसी हैं। आपको दिखता कि दतिया में पहले पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, वो पानी मिलना प्रारंभ हुआ। आपको दिखता कि पहले, मेरा पूरा बात हो जाए मेरी, वहां पर पहले हवाई अड्डा नहीं था। हवाई अड्डा घनश्याम जी ये सब तो 2023 में कर दिया था ना आपने। मेडिकल आप विकास की बात 2023 के बाद की कीजिए ना। 2023 में सब विकास होने के बाद हरा दिया था ना। मैं कह रहा हूँ दिखा नहीं, इनको अभी भी दिख रहा है लोगों को। तो विकास तो बहुत हुए। 2023 के बाद क्या विकास हुआ दतिया में? आप 18 में विधायक थे, उसके बाद आप प्रत्याशी थे ना।
इनको पूछना चाहिए। ठीक है। इनके प्रत्याशी थे वहां पर, ठीक। इनका विधायक थे वहां पर, जसवीर कांग्रेस जी, के विधायक थे। आप चलिए क्यों बहुत आपने अच्छा काम सवाल, नहीं चलिए किया? मैं घनश्याम पिरोनिया जी का सवाल ले लेता हूं। एक मिनट पिरोनिया जी आपका सवाल ले रहा हूं। जसवीर गुर्जर जी, पिछले 2.5 सालों में राजेंद्र भारती ने ऐसा कौन सा काम किया है कि लोगों को लगे कि यार कांग्रेस को वोट करेंगे तो अच्छा काम होगा? बताइए कौन सा बड़ा काम, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट ला दिया, कौन सा बड़ा निर्माण करा दिया, मेडिकल कॉलेज क्या कर दिया राजेंद्र भारती जी ने अपने प्रयासों से, या वो नहीं कर पाया आप सरकार की वजह से? तो आप ये बता दीजिए कि कौन सा बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने प्रदेश भर की निगाहें अपनी तरफ खींची हो? और क्यों देखिए, वोट मैं मिलना आपको चाहिए आपको? इसलिए वोट मिलना चाहिए। विधायक निधि से जितने काम वो करा सकते थे, आप विधायक निधि से उन्होंने सारे काम कराने का प्रयास किया। दूसरी बात, जनता के जो बेसिक मुद्दे थे उन पर हमेशा मुखर होकर बोलते रहे, हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते रहे, और सरकार के अभाव में, सरकार के दबाव में वहां पर वो जो काम करने चाहिए सरकार से, वो सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, ना मानी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से उनको बिल्कुल अनदेखा कर दिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। यही कांग्रेस की परंपरा है, काम करेंगे नहीं। ना बोलने दीजिए पिरोनिया जी, बोलने दीजिए, हो गया पिरोनिया जी, बोलने दीजिए जसवीर जी को। बता देना चाहता हूँ, जनता जानती है कि किसको वोट। पिरोनिया जी आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। पिरोनिया जी आप बोलने दीजिए, जसवीर जी को वो सुन रहे थे, आप प्लीज बोलने दीजिए जल्दी से। जसवीर जी खत्म करेंगे, फाइनल कमेंट में दिनेश जी से लूंगा। आप अभी कह रहे थे कि व्यक्ति बड़ा होता है, संगठन, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा होता नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। तो जो लोग नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट करने के बाद रोड पर खड़े थे, क्या वो पार्टी से बड़े लोग थे? क्या पार्टी से ऊपर उठकर ये आंदोलन कर रहे थे? इधर की बात नहीं करो ना ठीक। जसवीर जी कोई ऐसा काम गिना सकते हैं जिसके आधार पर आपने वोट मांगा हो? एक काम बताइए, एक काम हम लोगों बताइए ने जब से आप विधायक बने। मांगा है हमने, विधायक निधि जितने काम कराए जाते, विधायक निधि से काम कराए थे, ठीक है। विधायक निधि से तो सारे लोग काम करा लेते हैं सर। जो 50% विधायक हारते हैं वो भी तो विधायक निधि से काम करा लेते हैं। दिनेश गुप्ता जी के पास जाता हूँ। ना सर, समय खत्म हो गया। मैं बस दिनेश गुप्ता जी 10 सेकंड बचे। ये कांग्रेस का काम है, हमें वोट दो। अब आप ये जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। दिनेश जी के पास आने दीजिए। घनश्याम जी, जसवीर जी प्लीज। हम कुछ कर नहीं पा ठीक रहे, है ठीक है। ना जनता घनश्याम जी ठीक है, और सरकार के साथ में ही वोट देने ठीक है वाली ठीक है जिसकी सरकार है उसका प्रत्याशी जीता है। ठीक, ये वहां के जागरूक मतदाताओं ने तय किया। ठीक है घनश्याम जी, हो गया। मैं दिनेश जी के पास आ रहा हूं बस। दिनेश जी बहुत संक्षेप में, बहुत अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में है, जाते जाते पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। एक बड़ा वर्ग है बीजेपी में जो नरोत्तम मिश्रा को बढ़ता देखना नहीं चाहता। बिना लाग लपेट के बात करता हूं, आप जानते हैं, इसलिए कई बार नाराजगी भी रहती है बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुझसे। क्या बहुत मुफीद मौका है कि नरोत्तम मिश्रा एक्सपोज हो चुके हैं बगावत के कथित पीछे होने की वजह से, और अगर एक सीट गवा दी जाती है तो ग्वालियर चंबल अंचल से नरोत्तम मिश्रा का जो कद है वो हमेशा के लिए धराशायी हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई आशंका नजर आती है? नहीं, बिल्कुल। ये जिस तरह से टिकट काटी गई, ये बिल्कुल सुनियोजित चीज थी। एक कहीं ना कहीं जो चैलेंज नरोत्तम मिश्रा के तौर पर मिल रहा था पार्टी के भीतर, उसको रोक दिया है कहीं ना कहीं। और अब आप आगे की भी जो संभावना है, नरोत्तम मिश्रा जी के जिस तरह का प्रदर्शन समर्थकों ने किया, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को बढ़ावा भी नहीं देती है कि उन्होंने जो है इस तरह के बाद कोई दबाव में आ जाए। तो एक तरह से उस पूरे रीजन में आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा को अपनी सियासत को भी नए सिरे से पुनर्विचार करना पड़ेगा। पार्टी में उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चुनाव हारने का मतलब ये होता है कि आप हजारों ऐसे लोगों की भीड़ में खड़े हो जाते हैं जिनकी कोई पहचान उसके बाद बचती नहीं। ठीक सर, ठीक है। समय कम है, खत्म हो गया है समय, लेकिन जरूरी यह है कि अब जनता ने किस पर वोट किया है, किसे जिताया है, उस पर मंथन तो लोग करते रहेंगे बाहर। दतिया की जनता चैन की नींद सोएगी, जिसे चुनना था चुन लिया। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, न्यूज़ 24 सबसे पहले उसे आपको बताएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं घनश्याम पिरोनिया जी का, जसवीर जी का और दिनेश गुप्ता जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।